ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं साल के अंत के, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। जहां इस 3 महीने की जो प्रमुख विशेषता होगी या फिर कहिए जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा राहु केतु का राशि परिवर्तन। इसके साथ ही सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, शुक्र कहीं ना कहीं उनका भी नीच अवस्था वाला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, बुध वक्री होंगे साल के अंत में। शुरुआत में ही अक्टूबर में ही अंगारक योग बनेगा, उसका प्रभाव बहुत रहेगा। गुरु और शुक्र यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, इनका आमना सामना होगा, समसप्तक योग बनेगा। शनि मंगल का केंद्रादि योग बनेगा, सूर्य शनि का केंद्रादि योग बनेगा। और सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र का संबंध रखते हैं, इसलिए जब भी केंद्रादि योग में आते हैं तो कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव अवश्य देते हैं। इसके साथ ही साल के अंत तक आते आते बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए केवल 3 महीने के कालखंड में ऊपर ऊपर से देखने पे ही हमें कितने सारे बदलाव दिख रहे हैं। तो इन सब बदलावों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, यही आधार होगा त्रैमासिक राशिफल का। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मीन है तो दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते लग्न और राशि से। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है तो वहां से देखेंगे तो सटीकता बहुत बैठेगी। जिनको नहीं पता उनके लिए ऑप्शन उनकी चंद्र राशि अवश्य रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत बड़े बदलाव और बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। सारे इसलिए क्योंकि शनि और बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगस्त के महीने में कई ग्रह वक्री हुए, शुक्र पतित भी हो गए। सितंबर के महीने में केवल एक ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया, सूर्य महाराज ने। तो अक्टूबर तक आते आते वो ग्रह कहीं ना कहीं अपनी स्थिति में वापस आ गए और उनका राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अधिकतम ग्रह वक्री हो गए थे तो सितंबर में एक साथ कई ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। इसलिए जो अक्टूबर का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत बदलाव लाने वाला भी है। शुरुआती 3 दिनों में ही अक्टूबर के 3 राशि परिवर्तन है। पहली को बुध, दूसरी को शुक्र, तीसरी को मंगल का। महीने के मध्य भाग में सूर्य महाराज का और अंत में 30 अक्टूबर को राहु केतु का होगा। अब राहु केतु की बात करी है तो अक्टूबर के महीने की शुरुआत राहु केतु से ही करते हैं। देखिए राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही दैत्य थे राहु और केतु। उनका जब सर अलग कर दिया गया तब वो अलग अलग पार्ट बने और 180 डिग्री पर हमेशा रहते हैं एक दूसरे से। और कार्मिक प्लैनेट्स है, कहीं ना कहीं आपके जीवन का, आपके पिछले जन्म से क्या लिंक है वो राहु केतु की पोजीशन से बहुत हद तक आपकी कुंडली में पता चलता है। अब राहु आपके धन स्थान में पिछले 1.5 साल से रह रहे थे, यानी कि अप्रैल 2022 से, और केतु आपके 8वें घर में थे। राहु का दूसरे घर में आना, मैंने पिछले साल भी कहा था कि कई लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा मनी यानी कि पैसे के संबंध में। कारण क्या है? राहु एक्सपैंड करते हैं, राहु की कोई लिमिट ही नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी कि बृहस्पति और राहु दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन बृहस्पति की एक लिमिट है, राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कारण क्या है कि राहु इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, यानी कि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है राहु। बृहस्पति तो एक ग्रह है जिनको हम देख सकते हैं, राहु तो एक शैडो प्लैनेट है, यानी कि उनका कोई अस्तित्व, वैसे फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत रहता है। इसलिए राहु एक्सपैंड करते हैं, व्यक्ति के जीवन को बहुत बढ़ा देते हैं। तो दूसरे घर में आपके यानी कि धन स्थान में आके बैठ गए थे आपके पिछले 1.5 साल से, तो आपके लिए धन की उन्नति अवश्य हुई होगी। अब राहु फॉरेन के कारक हैं, राहु कहीं ना कहीं इंटरनेट के कारक हैं, राहु सोशल मीडिया के कारक हैं, राहु अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक हैं। तो अगर आप पिछले 1.5 साल में इनसे संबंधित कुछ भी काम करते थे, यानी कि विदेश से संबंधित काम करते थे, इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते थे, यदि आप इवन टेक्निकल फील्ड में थे, यदि आप आर्टिस्टिक फील्ड में थे,
तो इन सब फील्ड में, एविएशन इंडस्ट्री में थे, बहुत कुछ आता है राहु के अंदर, सब कुछ मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस वीडियो में, लेकिन इन सब फील्ड में अगर प्रमुखता आप थे तो आपको आपकी सैलरी भी बढ़ी होगी, प्रमोशन के चांसेस भी मिले होंगे, कई लोगों को अपनी जॉब के लिए बाहर जाने का अवसर भी मिला होगा विदेश में, कई लोगों के अच्छी जगह पे ट्रांसफर भी हुए होंगे और करियर में प्रगति अवश्य हुई होगी। जैसे मैंने कहा धन स्थान में, तो करियर में प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी आपकी काफ़ी हद तक बढ़ी होगी। तो ये राहु आपको दूसरे घर में प्रभाव दे रहे होंगे, मोटे मोटे तौर पर डिस्कस किया है हमने। लेकिन कुटुंब स्थान है तो घर में किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, कोई ना कोई बीमार रहता होगा, घर में थोड़ा सा कहासुनी ज़्यादा हो जाती होगी, घर में इस तरह की वाणी का प्रयोग होता होगा जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब घर में रहते हैं तो देखिए दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। दरिद्रता को कई लोग सिर्फ गरीबी से कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर घर में बैठकर आप एक दूसरे को गंदे शब्दों के साथ उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष के शब्द कह रहे हैं, कहासुनी हो रही है, तो वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। घर में बैठकर अगर आप एक दूसरे के साथ खाना भी नहीं खा सकते, सबसे बड़ी दरिद्रता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही होंगी। लेकिन अब राहु आपके दूसरे भाव को छोड़ने वाले हैं, तो जो कुटुंब में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनका अंत होगा। केतु अष्टम में थे। केतु देखिए ठीक है, मैं मानता हूं केतु अपने आप में विघ्न कारक है, केतु रोग कारक भी है, लेकिन अगर व्यक्ति केतु को समझता है, देखिए ग्रहों को समझना पड़ता है। अगर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और आपने उसके अनुसार अपने आप पे बदलाव नहीं लाया तो कोई लाभ नहीं उठा सकते। केवल ज्योतिष की बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उसको अपने कर्म को ज्योतिष के अनुसार जो बदलाव करता है अपने कर्म में, वही ज्योतिष का लाभ उठा पाता है। क्योंकि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष तो एक मार्गदर्शक है। ज्योतिष विद्या क्या है? एक मार्गदर्शन के लिए एक विद्या है। हम बता सकते हैं कि हाँ इस फील्ड में आपको लाभ हो सकता है, प्रयत्न तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो केतु अष्टम में आते हैं और अष्टम भाव कहीं ना कहीं बदलावों का है, अष्टम भाव कहीं ना कहीं अकस्मकता का है, यानी कि अचानक से जो चीजें बदलती हैं, और अष्टम भाव ज्ञान का भी है और मोक्ष का भी है। तो जिस व्यक्ति ने पिछले 1.5 साल में अपने आप में बदलाव लाए होंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाया होगा, अपने पूरे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए होंगे, उनको केतु ने बहुत अच्छा प्रभाव दिया होगा। अष्टम भाव जैसे मैंने कहा ज्ञान का स्थान है, गूढ़ विद्याओं का स्थान है, तंत्र मंत्र ज्योतिष ये सब अष्टम भाव से आता है। और केतु ज्ञान के बहुत कारक, बहुत बड़े कारक है। सूक्ष्मता, देखिए वैसे तो ज्ञान हम बोलते तो बृहस्पति से देखते हैं, लेकिन सूक्ष्मता जो है वो केतु से है, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एकदम घुस जाना कि हाँ आपको सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट हो गया आपका। जैसे रिसर्चर्स करते हैं कि एक पॉइंट पकड़ लिया उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वैसे ही केतु सूक्ष्मता के कारक है। और अधिकतम रिसर्चर्स की मैंने कुंडली में देखा है कि केतु या तो अष्टम में होंगे, 10वें में होंगे, लग्न भाव में होंगे, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है। तो पिछले 1.5 साल में यदि आपने अपने जीवन में ज्ञान वृद्धि की होगी, अगर आपने अपने आप में बदलाव लाया होगा, अगर आपने अपने व्यक्तित्व को, अपने काम को समय के अनुसार चेंज किया होगा, तो पिछला 1.5 साल इनकम के हिसाब से आपका बहुत अच्छा रहा होगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली अगर केतु से संबंधित कुछ आपका काम है, जैसे कि केतु से संबंधित क्या हुआ, जैसे मैंने कहा रिसर्च बेस्ड कुछ काम हो गया, इवन जो लोग ऑकल्ट का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, बहुत कुछ ऑकल्ट के अंदर आ जाता है, तो उनको काफ़ी लाभ हुआ होगा। टीचर्स को काफ़ी लाभ हुआ होगा, जिनका अपना टीचिंग का बिजनेस है, टीचिंग से संबंधित कुछ बिजनेस है, उनको बहुत लाभ हुआ होगा। तो ये प्रभाव केतु ने आपको दिया होगा। लेकिन 8वें घर के केतु बीमार बहुत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 8वां भाव है वो लॉन्ग टर्म इलनेस का है। 6ठा भाव छोटी मोटी बीमारियां, पेट खराब हो गया, कोई रोग हो गया, चोट लग गई। 8वां भाव बहुत लंबी बीमारियां देता है। 12वां भाव भी लंबी बीमारी देता है, लेकिन 12वां भाव तो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। 8वां भाव बहुत लंबी टर्म की बीमारियां कि हाँ कुछ ना कुछ, अब पिछले 1.5 साल में कुछ ना कुछ आपको तंग कर ही रहा होगा। कभी इन्फेक्शन होता होगा, कभी कोई किडनी संबंधित प्रॉब्लम किसी को आ गई होगी, किसी को प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, मे बी जिसकी अगर केतु की दशा अंतदशा ही चल रही थी, हो सकता है उनको सर्जरी भी कोई छोटी मोटी करानी पड़ी हो। सेहत वाइज केतु का अष्टम में प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। आयु स्थान भी होता है, तो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ की रही होगी। लेकिन अब केतु अष्टम को छोड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी उसका निवारण होना शुरू हो जाएगा। शनि मार्गी हो जाएंगे आपके, नहीं सॉरी, शनि तो नवंबर में होंगे। अक्टूबर के महीने में आपके अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग कब बनता है? जब मंगल और केतु साथ में आते हैं, या मंगल राहु और केतु के साथ में आते हैं, किसी भी एक के साथ में। तो मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। अब ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अच्छा क्यों?
मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है, मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। और एक तरह से, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मे भी हर कोई इससे सहमत ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मंगल एक तरह के योग कारक हैं मीन के लिए। कई कुछ ग्रंथों में लिखा भी है, कुछ में नहीं लिखा। मेरा मानना है कि मंगल बहुत शुभ है मीन के लिए। तो वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं, अचानक से धन प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, केतु के साथ बैठ जाएंगे, अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तभी उसको अंगारक योग कहते हैं। मंगल ऊर्जात्मक ग्रह है, मंगल ऊर्जा के भंडार है। जब अंगारक का वो स्वरूप ले लेंगे तो ऊर्जा बहुत बढ़ेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है, कोई गुरु आपके जीवन में अचानक से आ सकता है, कोई मार्गदर्शक आ सकता है। लेकिन पुनः कहूंगा, अभी तो केतु का 1 महीना पड़ा है आपके 8वें घर में, सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। ये जो अंगारक योग आपके 8वें घर में बनेगा, कहीं ना कहीं ये सेहत पर अचानक से प्रभाव डाल सकता है, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, इवन एक्सीडेंट के योग आपके अक्टूबर के महीने में बन सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहिएगा। इस महीने सूर्य नीच के हो जाएंगे। अब नीच का ग्रह मैं बता चुका हूं, धन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत मेरे पास कुंडलियां हैं, नीच का ग्रह है कुंडली में 11वें घर में, दूसरे घर में। बहुत करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति के पास मेरे पास कुंडली है एक, जो कहीं कहां से कहां पे पहुंचा हुआ है। नीच का एक ग्रह धन स्थान में बैठा हुआ है, नीच का एक ग्रह लाभ स्थान में बैठा हुआ है, या कहीं कहीं ना कहीं प्रभाव इन दोनों भावों पे है। तो नीच के ग्रह को धन के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। और इसके साथ अच्छा क्या है कि सूर्य आपके लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जीवन की अड़चने थी, कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे, लीगल कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन ये अंगारक योग पुनः आपके 8वें घर में हो गया। देखिए, सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। अक्टूबर का महीना, उसके बाद चीजें बहुत बदलेंगी, लेकिन अक्टूबर का महीना 8वें घर पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। इसके साथ एक और चीज है, यहाँ पे सूर्य तो नीच के हो गए, बुध महाराज भी इस महीने के मध्य भाग के बाद अष्टम में ही आ जाएंगे। और बुध तो वैसे भी रोग कारक है और आपके लिए मारक भी है। तो अक्टूबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, सेहत को लेकर बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नई बीमारी अचानक से स्टार्ट हो सकती है, संभावना थोड़ी बहुत होती है अगर दशा अंतर्दशा चल रही है। लेकिन जिनको ऑलरेडी कोई रोग ग्रसित कर रहा था, आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत कष्टकारी जाएगा। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की नौबत आ सकती है। स्पेशली जिनका कुंडली का अपना लग्न बहुत स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए अक्टूबर का महीना कष्टकारी रहेगा। इस महीने जैसे मैंने कहा, बुध अष्टम में आ जाएंगे आपके, लेकिन वो महीने के अंत में होगा। लेकिन बुध महीने की 1 तारीख को ही सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी ही राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो बिजनेस के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में आपको बहुत लाभ होगा। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि केंद्र में स्टूडेंट्स के कारक, स्टडी के कारक बुध उच्च के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना काफी लाभकारी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि सूर्य बने रहेंगे आपके सप्तम भाव में 17-18 तारीख तक, और बुध यहाँ पे आ जाएंगे 1 तारीख को। तो मैरिड कपल्स के बीच में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। रिलेशनशिप के लिए महीना ठीक ठाक सा रहेगा, क्योंकि शुक्र कुछ समय के लिए ही, शुरुआती 2 दिन के लिए ही 5वें घर में रहेंगे। तो थोड़ा बहुत एक रोमांस और पैशन, ये सब आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। इस महीने एक बहुत विशेष चीज होगी, वो होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है और आपके लगेगा सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर वही पुनः पति पत्नी के संबंधों में विकार आ सकते हैं। और यदि आप बिजनेस करते हैं और आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा है, बहुत जल्दी उसको पूर्ण करवा लीजिएगा, उसको ठीक करवा लीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस में आपके जो बिजनेस करते हैं स्पेशली, उनका खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं, ये हो सकता है कि आपका अच्छा किया गया कार्य जो है उसके कारण आपको कोई रिकॉग्निशन ना मिले। मतलब कि आपने कोई बहुत अच्छा कार्य किया जिसके कारण आपको आपका नाम बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, जो रिकॉग्निशन का स्थान है 10वें भाव से 10वां है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो महीना है अच्छा खासा काम करने के बावजूद भी आपको उसका रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। शुक्र और शनि आमने सामने आ जाएंगे जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और ये दोनों ही अपने आप में बहुत मैत्रिक संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों का जो एक नेचर है एकदम विपरीत है। इसलिए जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ कर पाता है। और ये दिख रहा है कि आप बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ बदलाव अक्टूबर के महीने में अपने पूरे लाइफस्टाइल में, करियर में, बिजनेस में,
हर चीज़ में लाने वाले हैं, जिसका आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन शुक्र का छठे घर में जाना और फिर शनि से दृष्ट होना, यानी कि मे बी जो मैरिड है और इवन रिलेशनशिप में है उनके बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी में अक्टूबर के महीने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। बृहस्पति लग्न के स्वामी अति वक्र हो जाएंगे, और मैं हर बार बताता हूँ कि कोई भी अगर ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बृहस्पति का अति वक्र धन स्थान में बैठ के होना यानी कि धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पुनः यही कहूँगा सेहत के लिए अक्टूबर का महीना मीन के लिए बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हैं, अति वक्री हो जाएंगे। वो पैसा भले ही दे दें लेकिन वो सेहत अच्छी नहीं देंगे, और ऊपर से इतने सारे ग्रह 8वें घर में बैठकर आपके लग्न के स्वामी को देखेंगे। यानी कि अक्टूबर के महीने में सेहत का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकते हैं। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना वो महीना होगा जहां पे राहु केतु का राशि परिवर्तन का प्रभाव पूर्ण तरीके से देखने को मिल जाएगा, कहिए उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, राहु और केतु दोनों ही उल्टे चलते हैं, और राहु आपके लग्न में यानी कि प्रथम स्थान में ही आके विराजमान हो जाएंगे, और केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु का लग्न में आना आज के टाइम में कलयुग में बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये कहना कि राहु बुरे ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, वो ग्रह हैं, ठीक है, हर ग्रह की एक कैटेगरी है। शनि को भी क्रूर ग्रह कहा जाता है, पाप ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शनि कुछ देते नहीं है। जिनके ऊपर शनि देव की कृपा आ गई वो तो फिर उनको तो कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से अगर राहु की कृपा आपके ऊपर आ गई फिर तो ये मानिए कि कहीं पे भी आप हो, अगर राहु महाराज की कृपा आपके ऊपर आ गई आप उससे कई गुना ऊपर उठ सकते हैं अपने जीवन में। राहु रातों रात स्टार बनाता है। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे जो रातों रात स्टार्स बन जाते हैं, रातों रात जिनकी किस्मत चमक जाती है, रातों रात लॉटरी लग गई, रातों रात कुछ ऐसा काम हाथ में लग गया कि जीवन ही बदल जाता है। कहाँ कोई व्यक्ति किसी 1 बेडरूम के घर में रह रहा होता है और अगर राहु का प्रभाव आ गया तो कुछ सालों बाद आप देखें कि उसका अपना एक कोई मैंशन है, उसका अपनी कोई बहुत बड़ा बंगला है। वो सब राहु के कारण होता है, क्योंकि रातों रात किस्मत बदलने वाला कोई ग्रह होता है तो राहु होता है। राहु को बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये कलयुग है। अगर हम राहु को बुरा कहेंगे तो हम सभी बुरे हैं। हम सब में कोई ना कोई वासना है। राहु वासना है, राहु अटैचमेंट है, राहु लालच है, और हम में से किस में लालच नहीं होता। जब तक हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर लालच है। किसी के अंदर पैसे का लालच होगा, किसी को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का लालच होगा। मैं देखता हूँ लोग अपना काम भी कर चुके हैं, रिटायरमेंट भी हो गई, फिर भी बच्चों से इतना अटैचमेंट है कि कहीं ना कहीं अपना जीवन नहीं जी पाते। वो सब राहु ही है, वो सब अटैचमेंट ही है। तो राहु का लग्न में आना कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसारिक सुखों को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए राहु अच्छा रहेंगे, नहीं, उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। उनके लिए केतु अच्छे हैं। तभी राहु केतु में बहुत फर्क होता है, तो एकदम ऑपोजिट होते हैं। लेकिन भौतिकता के लिए, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए, लग्जरीज के लिए, इन सब के लिए राहु बहुत अच्छे होते हैं। और अधिकतम लोग इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं। ऑब्वियसली कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर जीना है आज के टाइम में तो बिना धन के, बिना पैसे के क्या हो पाएगा। आप तो धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकते बिना पैसे के, क्योंकि हर चीज़ में अर्थ का उपयोग होता है। आप किसी धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, क्या बिना धन के आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अच्छा खासा खर्चा होता है। तो धन तो अति आवश्यक है, और ये राहु धन को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती, राहु को लिमिटलेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है राहु। राहु का प्रभाव बहुत होता है लेकिन कोई फिजिकल ग्रह नहीं है। बाकी जो सारे ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर फिजिकल एंटिटीज हैं, आप कहीं ना कहीं उनको देख सकते हैं, लेकिन राहु केतु को देख नहीं सकते क्योंकि फिजिकल एंटिटीज नहीं है, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए राहु लिमिटलेस है। राहु की कोई लिमिट ही नहीं होती। जब वो देने पर आते हैं, जब आपके जीवन को बढ़ाने पर आते हैं, आपके जीवन की वृद्धि करने पर आते हैं, तो उनसे अच्छा ग्रह कोई नहीं है। और राहु बदलाव बहुत तेज गति से देते हैं। तो मीन के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर बाकी ग्रहों की भी स्थिति पे नजर डालें तो बृहस्पति भी आने वाले लंबे अरसे तक आपके धनस्थान में रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति भी तीसरे घर में आ जाएंगे। शनि का प्रभाव आपके धनस्थान पर आने वाले लंबे समय तक रहेगा। शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो मीन वालों को मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन में बदलाव लाने का अगर कोई समय है तो अभी का ही है। अभी भी अगर हाथ पर हाथ धर के बैठ गए, केवल सोचते रह गए,
कुछ लाभ नहीं मिलेगा। मीन की एक कमजोरी होती है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। मैं कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं कि ये सोचते बहुत हैं, प्लानिंग बहुत बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते। लेकिन ये वो समय है जब आप अपनी प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बहुत तरीके के लाभ प्राप्त होने वाले हैं। राहु विदेश के कारक हैं, और मैं बहुत बार बता चुका हूं मीन वाले कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखते हैं अधिकतम। तो अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ काम है, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। इंटरनेट का कुछ काम है, पैसा बढ़ेगा। अगर आप ऑकल्ट फील्ड के हैं, पैसा बढ़ेगा। अगर आप एविएशन फील्ड के हैं, पैसा बढ़ेगा। बहुत सारे बदलाव आपके लिए राहु के कारण आ सकते हैं। विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा। कुछ ऐसी परिस्थिति है कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा। कुछ आने वाले दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और राहु केतु पर अलग से एक वीडियो अवश्य हर लग्न के लिए आएगी। तो राहु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बदलाव लाइएगा अपने जीवन में, बदलाव, अपने जीवन को मॉडर्न कीजिएगा। राहु मॉडर्न है, राहु आज के ग्रह है। अभी क्या चल रहा है, आज के अनुसार अगर आप अपने आप को बदलते हैं तभी लाभ मिलेगा, और राहु वो लाभ आपको अवश्य देकर रहेंगे। केतु सप्तम में आ रहे हैं। अब ये सबसे बुरा रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। मैं अभी से कह रहा हूं मीन वाले, आने वाले 1.5 साल मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं रहने वाले। बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिजनेस जो लोग करते हैं, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो अपने बिजनेस में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। अपने बिजनेस में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। अपने बिजनेस की ज्ञानवर्धन शुरू कर दीजिए। आप जो भी करते हैं उसका ज्ञान बढ़ाइए, उसकी नॉलेज बढ़ाइए, तभी आपको ये केतु आने वाले 1.5 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन कहीं आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए और सोचे जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, फिर नहीं, फिर केतु बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए विघ्नकारी बन जाएंगे। तो बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, अच्छा प्रभाव रहेगा। एक अच्छी चीज यह है कि केतु शुभ ग्रह की राशि में है, यानी कि बुध की राशि में है, इवन राशि में है। तो यहाँ पे केतु अच्छा प्रभाव देते हैं और आपके केंद्र भाव में है, और अधिकतम जो ये समय है आने वाला 1.5 साल का, वहां पे वो अकेले ही रहेंगे। राहु केतु का महापुर जो राजयोग कैसे बनता है, राहु केतु का राजयोग बनता है अगर वो केंद्र या त्रिकोण में होते हैं, और अगर अकेले होते हैं तो और अच्छा प्रभाव देते हैं। तो केतु अधिकतम समय आने वाले 1.5 साल आपके सप्तम भाव में यानी कि केंद्र स्थान में अकेले रहेंगे। तो ये अपने आप में राजयोग देने वाले ग्रह बन जाते हैं। लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूं, बदलाव नहीं लाएंगे, समय के अनुसार नहीं बदलेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो एक केतु उल्टा प्रभाव देंगे। शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, और 12वें घर में मार्गी हो जाएंगे। तो जो थोड़ा सा लेजीनेस आ रहा था, जो बहुत एक जिसको कहते हैं कि हर चीज में आलस्य आना, वो आपका जून से आ रहा होगा, क्योंकि शनि का वक्र प्रभाव है। पैसे भले आ रहे हो, काम आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन वो आलस्य बहुत होगा और वो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो आलस्य के जोन से आप निकल पाएंगे, और शनि के मार्गी होने के कारण पैसा भी बढ़ेगा, आपका आलस्य खत्म होगा, रुकावटें दूर होंगी। और विदेश के स्थान में बैठे हैं, विदेश के स्थान के स्वामी हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनके कार्य अटक रहे थे, उनके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है। साफ दिख रहा है कि मीन के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं। इस महीने सूर्य और मंगल की युति होगी, और मंगल ऊर्जा के कारक हैं, अग्नि तत्व हैं। सूर्य भी कहीं ना कहीं ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा सूर्य के कारण ही आती है। और सूर्य और मंगल का ये जो अग्नि तत्व है, और जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। देखिए चेंजेस कैसे आते हैं, अग्नि के कारण ही आते हैं। कोई भी प्रोसेस देख लीजिए, कहीं ना कहीं हीट का लेना देना होता है। कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, हीट का लेना देना होता है। तो अग्नि ही कहीं ना कहीं ट्रांजिशन करती है। अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। इवन आयुर्वेद में हमारे शरीर में ही कई प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। तो जठराग्नि होती है, उसके साथ भी कई तरह की अग्नियां बताई गई हैं। इसलिए जब इन दोनों का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। जो भी आप प्रयास, अब ऐसा नहीं है कि बदलाव हर चीज में आएगा, जिन भावों में वो बैठेंगे उनसे संबंधित बदलाव लाने के लिए अच्छा होगा। और आपके लिए जो युति होगी है सूर्य और मंगल की, कहीं ना कहीं पहले भी अक्टूबर के महीने में भी रहेगी और नवंबर के महीने में भी रहेगी। तो इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। इस महीने शुक्र नीच के हो जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये तो एक और तरह से इंडिकेट कर रहा है मैरिड लाइफ के लिए, मीन के लिए ये आने वाला लंबा अरसा अच्छा नहीं है। कई लोगों के डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए तो
प्रॉब्लम्स पहले ही आना शुरू हो जाएंगे। नवंबर में शुक्र का नीच का होना प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, और ना केवल नीच के हो रहे हैं, वो केतु के साथ भी हैं। जैसा मैंने कहा, जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, डाइवोर्स तक बातें पहुंच सकती है, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सूर्य इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के आसपास ही उनका राशि परिवर्तन होगा, और दोनों ही वृश्चिक राशि में आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद। और अच्छी चीज ये है कि दोनों का शनि से केंद्रादि योग बनेगा। मंगल और शनि का जो केंद्रादि योग बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे भी, और 12वें घर और नवम भाव का यहाँ पे योगदान है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर आपको मिल सकता है, किसी गुरु का सानिध्य मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो आपके जीवन में आ सकता है। और सूर्य और शनि का केंद्रादि योग भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को नए अवसर देगा। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, सरकारी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। इसके साथ ही जीवन में अथॉरिटी भी आपकी वापस आएगी। तो ये महीना भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। शनि और शुक्र का षडाष्टक योग भी रहेगा। ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मैरिड लाइफ में ये जो महीना है आपका, यानी कि नवंबर का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। सेहत की बात करें तो इन्फेक्शंस, किडनी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी बड़े बदलाव लेकर आएगा, और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बदलाव होगा कि दिसंबर के अंत तक आते आते जो आपके लग्न भाव के स्वामी यानी कि लग्न के स्वामी बृहस्पति, वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे, जैसा मैंने कहा, धन के संबंध में अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य देंगे सितंबर से, लेकिन सेहत का प्रभाव या सेहत पर प्रभाव वक्री ग्रह का अच्छा नहीं होता, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, मारक स्थान में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आना शुरू हो गए होंगे सितंबर से। और जैसा मैंने अक्टूबर में भी कहा था, बहुत ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके कारण भी चीज़ें इस तरह से, यानी कि सेहत के हिसाब से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी या अक्टूबर से हो जाएंगी। लेकिन दिसंबर में जब आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे, देखिए मार्गी ग्रह एक दिन में नहीं होता, पहले स्पीड बदलती है, वक्री होता है ग्रह, फिर वक्री से स्थिरता की तरफ जाता है, फिर जाकर वो मार्गी होता है। तो दिसंबर के महीने से आपकी सेहत में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें सुधार आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगा। ये वो महीना है जब सूर्य और गुरु यानी कि जुपिटर और सन आपस में नव पंचम योग में रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर में आकर दिग्बली हो जाएंगे, और नव पंचम योग बनता है जब दो ग्रह आपस से त्रिकोण में बैठते हैं। और बृहस्पति और सूर्य का नव पंचम योग बहुत शुभ होता है, क्योंकि दोनों ही आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और सूर्य लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सूर्य का स्वामित्व तो 6ठे घर का भी है, लेकिन ये जो नव पंचम योग बन रहा है वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो महीना है प्रमोशन आदि के लिए भी, जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी आपकी बहुत रहेगी दिसंबर के महीने में। इसके साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ जा रहे हैं। इस महीने सूर्य अग्नि तत्व की राशि में जा रहे हैं, तो करियर में चेंज लाने के लिए भी जो महीना है आपका दिसंबर का, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे युति बनी रहेगी बुध से, और 13 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि गलतियां होने की संभावना दिसंबर की 13 तारीख के बाद बढ़ जाएंगी, और उसके कारण क्या होगा, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। स्पेशली अगर कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है आपका, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं नॉर्मल अपने कार्य के लिए, आपने कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट देना है, कुछ मेल भेजना है या कुछ और करना है, वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और दिसंबर के महीने में स्पेशली अपने कलीग से बहुत बच के रहिएगा। कलीग्स के जो कारक हैं बुध, वो वक्री हो जाएंगे 10वें घर में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी अपने कलीग्स के द्वारा दिसंबर के महीने में। जिन पर भरोसा करते थे वो भी कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। इस महीने की विशेषता ये होगी कि गुरु और शुक्र, यानी कि जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, वो आमने सामने आ जाएंगे। और शुक्र अपनी राशि के होंगे, तुला राशि के, अपनी नीच अवस्था से निकल जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। और ये दोनों ही शुभता बहुत देते हैं, दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं। और जब आमना सामना इनका होता है या साथ में बैठते हैं, तो एक होड़ लग जाती है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन अच्छा रिजल्ट ज़्यादा देगा, क्योंकि दोनों ही शुभता लिए हुए हैं। और शुक्र क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति धनस्थान से देखेंगे, कंफर्म हो रहा है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं शुक्र अष्टम में जा रहे हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटक रहा था, दिसंबर के महीने में उसको पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा महीना है। ज्ञानवर्धन के लिए बहुत अच्छा महीना है।
अगर आपके जीवन में कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुई थी तो उसका निवारण भी आपको कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में प्राप्त हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे अच्छी चीज़ एक दिख रही है। शनि गुरु 3-11 की एक्सेस में रहेंगे और बृहस्पति भी मार्गी होने वाले हैं, तो कई तरह के लाभ आपको दिसंबर के महीने में मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए कि साल का अंत अगले साल के आगमन के लिए कोई बहुत विशेष न्यूज़ आपको देकर जाने वाला है। ध्यान देना है साल के एकदम अंत में जब बुध पतित हो जाएंगे यानी कि गिर जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में गिर जाएंगे, यानी कि जो जॉब करते हैं उनकी अपने बॉसेस से साल के अंत में बहस हो सकती है और पिताजी की तबीयत भी थोड़ी साल के अंत में बिगड़ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान देना है। साल के अंत में एक और विशेष चीज़ होगी कि मंगल आपके 10वें घर में आकर उच्च अभिलाषी हो जाएंगे और 10वें घर में वो दिग्बली होते हैं और वहाँ से वो पंचम भाव को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं करियर और बिजनेस के लिए भी दिसंबर के अंत में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, गले की प्रॉब्लम बनी रहेगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको डायबिटीज़ है दिसंबर का महीना कष्टकारी रहने वाला है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको केवल एक बार करना है, किसी भी एक बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार को कर लीजिएगा। क्या उपाय करना है? सबसे पहले आपको मंदिर जाना है, शिव मंदिर। एक पात्र में गंगा जल लेना है। गंगा जल नहीं मिले तो कोई भी जल ले लीजिएगा, अगर गंगा जल मिलता है तो अति उत्तम है। उस गंगा जल या उस पात्र में आपको कुछ पीली सरसों के दाने और कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं और इस जल को आपको शिव जी को अर्पण करना है, शिवलिंग पर अर्पण करना है। इसके बाद भोग लगाइएगा शिव जी को खीर का, घर में बनी खीर का और 3 तरह के ऋतु फलों का, कोई भी जो ऋतु फल अवेलेबल हो उनका भोग लगाना है आपको। फिर वहाँ पे बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और इसके साथ ही आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और फिर जो भी उस मंदिर के पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, जो भी ब्राह्मण देवता है वहाँ पे, उनको आपको एक तुलसी की माला और इसके साथ ही कोई भी अंग वस्त्र उनको आपने दान में देना है और उसके साथ ही आप उनको कोई दक्षिणा भी दे के आइएगा। पूरे निष्ठा से और पूरे विश्वास से ये उपाय करेंगे तो बृहस्पति महाराज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल नाम मात्र में कोई भी उपाय बता दूं तो आप कुछ भी कर लीजिए। हर उपाय के पीछे एक कारण होता है। आप लोग जो विदेश में रहते हैं वो केवल मंत्र जाप से ही, जो भी मैंने मंत्र बताए हैं उनको ही किया कीजिए और यथासंभव जितना भी आपसे संभव होता है उतना वहाँ पर रहकर कर सकते हैं तो वो कीजिएगा, क्योंकि विदेश में मंदिर आराम से नहीं मिलते, होते भी हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जितना आप कर सकते हैं घर में रहकर, या अगर मंदिर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो मंत्र जाप है पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से वही करेंगे तो वो आपके लिए उपाय होगा। कोई अलग से विशेष उपाय विदेश के लिए नहीं बताया जा सकता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।